हाँ तो दोस्तों देखिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। पहले वाले पार्ट में हमने 200 क्वेश्चन तक देख लिया था। अब हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए, आसियान क्या है अथवा आसियान का अर्थ लिखिए। तो देखिए, आसियान का पूरा नाम दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र संघ है। यह इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड का एक प्रादेशिक संगठन है। तो ये जो दक्षिणी पूर्वी एशिया यानी दक्षिण पूर्वी महाद्वीप के जो देश है उनका एक संगठन है आसियान, और इसके जो सदस्य वो है इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर तथा थाईलैंड है। प्रादेशिक संगठन है, ये एक क्षेत्रीय संगठन है। आसियान किस प्रकार का संगठन है? तो देखिए, आसियान एक असैनिक संगठन है। मतलब ये किसी प्रकार की जो सैनिक गतिविधियाँ हैं उनके सैनिकों की जो सहायता होती है। जैसे भारत पर आक्रमण हुआ पाकिस्तान का, तो वो जो इसके सदस्य है वो यहाँ पे ना सहयोग करने नहीं आएंगे। असैनिक संगठन है। आसियान के किन्हीं दो उद्देश्यों को बताइए। तो देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया में आर्थिक प्रगति को त्वरित करना और उसके स्थायित्व को बनाए रखना। एक तो देखिए क्या आर्थिक प्रगति को है वो तेज करना, इसके अलावा इसके स्थायित्व को बनाए रखना। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इस क्षेत्र में एक साझा बाजार तैयार करना और सदस्य देशों के बीच व्यापार को बढ़ावा देना भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसियान की प्राथमिकताओं का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, आर्थिक विकास, पारस्परिक व्यापार में अधिकाधिक वृद्धि और सांस्कृतिक संपर्क आदि आसियान की प्राथमिकताएं हैं। तो देखिए क्या है, आर्थिक विकास करना इसकी प्राथमिकता है, पारस्परिक व्यापार है, अधिकाधिक वृद्धि और सांस्कृतिक संपर्क है, ये इसकी प्राथमिकता ये है। ये जो है प्राथमिकता देती है सबसे पहले। आसियान संगठन के कितने सदस्य हैं? तो देखिए, आसियान संगठन के 10 सदस्य हैं, जिनमें 4 के नाम पूछे गए हैं यहाँ पर। सिंगापुर, थाईलैंड, मलेशिया और फिलीपींस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आसियान देशों के दिसंबर 1995 के बैंकॉक शिखर सम्मेलन की कोई 2 उपलब्धियां बताइए। तो देखिए, दक्षिण पूर्वी एशिया को परमाणु अस्त्र मुक्त क्षेत्र घोषित करना था। परमाणु मतलब यहाँ पे कोई परमाणु परीक्षण ना हो, इस प्रकार का क्षेत्र घोषित करना। मेकांग क्षेत्र का संयुक्त विकास करना। अब ये मेकांग नदी है ना, इसके बारे में आप देखना कहाँ से निकली गई है। चीन की सभ्यता पार्ट 2 में हमने इस नदी के बारे में चर्चा की हुई है, अपने प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आसियान देश किसके लिए प्रयत्नशील है? तो देखिए, आसियान देश प्राथमिकता के आधार पर सीमित वस्तुओं के स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। स्वतंत्र व्यापार क्षेत्र विकसित करने के लिए। सार्क या दक्षिण एशिया का पूरा नाम क्या है? तो देखिए, सार्क का पूरा नाम है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन तथा दक्षिण एशिया का पूर्ण शाब्दिक अर्थ होता है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। यह भी एक असैनिक संगठन है। इसका मकसद भी व्यापार को बढ़ावा देना है, स्थायित्व प्राप्त करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क के सदस्य देशों के नाम लिखिए। तो देखिए, सार्क के जो सदस्य देश है उनमें भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, मालदीव और अफगानिस्तान। इस प्रकार 8 देश है इसके मेंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क के किन्हीं 2 उद्देश्यों का उल्लेख कीजिए। तो देखिए, दक्षिण एशिया क्षेत्र की जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना। और नेक्स्ट पॉइंट है आपसी विश्वास, सूझबूझ तथा एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना। एक बार वापस पढ़ेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा कि जनता के कल्याण एवं उनके जीवन स्तर में सुधार करना, जीवन स्तर में सुधार करना इसका है उद्देश्य है। आपस में विश्वास करना एक दूसरे देश पर, सूझबूझ से एक दूसरे की समस्याओं का मूल्यांकन करना भी है। नेक्स्ट पॉइंट पे आइए, दक्षिण के चार्टर को विधिवत व औपचारिक रूप से कब व किस स्थान पर स्थापित किया गया? तो देखिए, दक्षिण के चार्टर को 8 दिसंबर 1985 को ढाका में स्थापित किया गया था। 8वें सार्क शिखर सम्मेलन में वर्ष 1995 को किस रूप में घोषित किया गया? तो वो किया गया था गरीबी उन्मूलन को तो किया गया था 1995 में, और 1996 को कहा गया था दक्षिण सहायता वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क की सफलता के लिए कोई 2 सुझाव दीजिए। तो देखिए, महाशक्तियों के क्षेत्र से दूर रखा जाए, इसे जो सोवियत संघ है, यूएसएसआर जिसे बोलते हैं, इसके अलावा यूएसए है, तो इनसे दूर रखा जाए। द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग को बढ़ावा दिया जाए, यह भी इसका पॉइंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साप्टा का पूरा नाम क्या है? तो दक्षिण एशियाई व्यापार वरीयता संगठन इसका पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सार्क के प्रमुख समस्याओं में से किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। देखिए, सार्क के सदस्य राष्ट्रों में अत्यधिक विविधता है। सार्क के सदस्य देशों में आपसी विवाद और संघर्ष में अनेक मुद्दे विद्यमान है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दक्षिण एशिया को शक्तिशाली बनाने हेतु 4 सुझाव दीजिए। तो देखिए, इस क्षेत्र को महाशक्तियों के चुंगल से दूर रखा जाए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर सार्क देशों द्वारा सर्वसम्मत दृष्टिकोण बनाया जाए, मतलब एक मत पे खड़े हो
सांस्कृतिक संपर्क एवं एक दूसरे के देश के लोगों को आवाजाही को प्रोत्साहन दिया जाए। नेक्स्ट पॉइंट है टकराव पैदा करने वाले मुद्दों को बातचीत द्वारा सुलझाया जाए। दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार नहीं तो 2 बार देख लेना, लेकिन मैं बहुत थका हुआ हूँ क्योंकि मेरे खुद का एग्ज़ाम है BA फाइनल ईयर का, इसीलिए बहुत कम टाइम मिलता है। इसको पढ़ने और फिर वीडियो बनाना पड़ता है ना, तो इसीलिए यहाँ पे टाइम लगता है। आप इस वीडियो को 2 बार देखेंगे, खुद से थोड़ा सा शब्दों पे जोर करके देखेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। देखो अभी नाइट बहुत हो गई है, नींद आ रही है बहुत तेज। दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बनाने का विचार किसने दिया? तो देखिए बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति जिया-उर रहमान ने दिया था दक्षिण एशियाई देशों का संगठन बनाने का जो आइडिया दिया था, विचार दिया था। सार्क का 18वां शिखर सम्मेलन कब हुआ? तो देखिए ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा क्योंकि 18वां है, अभी 19वां होना था, वो कहाँ पे हुआ वो सब पूछा जाएगा। तो देखिए 18वां शिखर सम्मेलन है वो 22 से 27 नवंबर तक 2014 को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एपेक का पूरा नाम क्या था? एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग संगठन, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हिमतक्षेश के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए हिमतक्षेश के सदस्यों की संख्या 14 है। यह देश हिंद महासागर के तटीय देश है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए यूरोपीय आर्थिक समुदाय को किन किन नामों से जाना जाता है? यूरोपीय आर्थिक समुदाय को तो देखिए साझा व्यापार, यूरोपीय साझा बाजार तथा यूरोपियन संघ आदि नामों से जाना जाता है। यूरोपीय संघ के सदस्यों की संख्या कितनी है? तो देखिए यूरोपीय संघ के कुल सदस्यों की संख्या 28 है। ब्रिटेन के अलग होने से अब सदस्यों की संख्या 27 हो गई है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय को किन किन नामों से जाना जाता है? तो यूरोपीय साझा बाजार है, यूरोपीय संघ है, साझा बाजार के नाम से भी जाना जाता है। जब मैं पढ़ता हूँ तो मेरे एक बार में समझ में आ जाता है ये सब कुछ क्या कहना चाह रहा है। आप 2 बार देखना इसको, तब आपकी समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यूरोपीय संघ का उद्देश्य क्या है? बस संघ का उद्देश्य ये होता है अधिक से अधिक आर्थिक विकास करना और अपने हितों को पहले बढ़ावा देना या प्राथमिकता देना। यूरोपीय संघ का उद्देश्य एक साझा बाजार के निर्माण के माध्यम से तथा आर्थिक नीतियों में समानता के द्वारा पूरे समुदाय में आर्थिक क्रियाओं का समस्त विकास, सतत और संतुलित प्रसार, बढ़ता हुआ स्थायित्व तथा रहन सहन के स्तर में तीव्र वृद्धि और सदस्य देशों के निकट संबंध स्थापित करना, आर्थिक क्रियाएं बढ़ाना और सदस्य देशों के मध्य निकटता बढ़ाना इसका मकसद है। यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना कब हुई? तो देखिए 1 जनवरी 1958 को एक संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। 1 जनवरी 1958 को। यूरो की औपचारिक शुरुआत कब से हुई? तो देखिए 1 जनवरी 1999 से यूरो की औपचारिक शुरुआत हुई थी। एकल यूरोपीय मुद्रा के सिद्धांत से कौन सी संधि संबंधित है? तो देखिए मेस्ट्रिच संधि है वो एकल यूरोपीय मुद्रा के सिद्धांत से संबंधित है। ये बहुत क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एकल यूरोपीय संधि, अगर हम इसके जो पूरा डायग्राम पढ़ेंगे ना इसका यूरोपीय आर्थिक समुदाय का, तो इसका नाम क्रम से पढ़ेंगे कि 1958 में किस प्रकार से हुआ था। अब यूरोपीय आर्थिक संघ है ना, इसकी अलग अलग ब्रांचें हैं, इसमें भी बहुत सारे डिवाइडों में बटा हुआ है। इसकी ब्रांचें अलग अलग टाइम पे विकसित हुई थी। एकल यूरोपीय मुद्रा के सिद्धांत में कौन सी संधि संबंधित है? तो मेस्ट्रिच संधि। अब ये मेस्ट्रिच संधि क्या है, कितने देशों के मध्य हुई थी, ये इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कंपटीशन में। यूरोपीय संघ संधि कब लागू हुई? तो देखिए 1 नवंबर 1993 से हुई थी। जब सोवियत संघ का विघटन हो गया था ना, तो उसके बाद में जो सोवियत संघ के से जो देश बने थे उन्होंने ही यूरोपीय संघ की स्थापना की थी। अब यहाँ पे देखिए यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन भी बनेगा। अलग अलग शब्द है, 1 2 एक शब्द का चेंजिंग है और बहुत सारी संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की नई प्रवृत्तियाँ और उभरते हुए प्रमुख मुद्दों में से किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। तो देखिए शीत युद्ध का अंत तथा एक ध्रुवीय विश्व, ये क्या हुआ, नई प्रवृत्तियाँ देखने को मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदीयमान 3 नए संगठनों के नाम लिखिए। तो देखिए समकालीन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उदीयमान 3 नए संगठन है ग्रुप 15, ग्रुप 50, नाफ्टा उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता, बिम्स्टेक बांग्लादेश, भारत, श्रीलंका, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान और नेपाल आदि निर्मित क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। आप ना नाटो, सिएटो, वार्शा पैक्ट है, इनके बारे में कमेंट बॉक्स में लिखिए। जर्मनी के एकीकरण के प्रयत्नों में सबसे पहली सफलता कब और किस घटना से मिली?
तो बर्लिन की दीवार को तोड़ने का प्रारंभ की घटनाओं जर्मनी के एकीकरण के प्रयासों की पहली सफलता मानी जाती है। 1949 की बात है, ये 9 नवंबर को। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र, देखिए यहाँ पे एकीकरण जर्मनी का बहुत पहले हो चुका है, बिस्मार्क के नेतृत्व में। यहाँ पे और कोई से जो आधुनिक युग में हो रहा है, जैसे उनके मध्य एक दीवार थी, बर्लिन की दीवार, वहाँ से 2 भागों में डिवाइड हुआ था उस टाइम। तो उनका क्या हुआ था, उनका सॉल्यूशन है ये। जर्मनी के एकीकरण में आ गई। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थिति में क्या परिवर्तन आया, तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में उसकी सक्रियता बढ़ी है। नेक्स्ट देखिए, वर्तमान में आर्थिक विकास के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया, तो देखिए आर्थिक विकास के लिए दुनिया के अधिकांश देशों ने वर्तमान में पूंजीवादी मॉडल या बाजारोन्मुख अर्थव्यवस्था के सिद्धांत को अपनाया है। यही बात है, बाजार की तरफ जा रहे हैं लोग। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का बदला परिप्रेक्ष्य में किसकी प्रासंगिकता पर प्रश्न चिन्ह लग गया, तो निर्गुट आंदोलन की भूमिका पर प्रश्न चिन्ह लग गया। मान लो अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर यूएनओ काम कर रहा है, तो वो अपना काम कर रहा है, तो फिर उसकी जगह या जो गुटनिरपेक्षता के काम थे, जैसे युद्ध को नहीं देना, शांति सम्मेलन करवाना, तो उससे क्या हुआ, इस आंदोलन की जो है सक्रियता कम हुई, इसकी प्रासंगिकता कम हुई, प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया। वे देश कौन से हैं जो बहुध्रुवीय व्यवस्था चाहते हैं, जिनमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध बहुपक्षीय आधार पर संचालित हो, भारत, रूस और चाइना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव अधिकार का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मानव अधिकार ऐसे अधिकार है जिनके बिना मानव अपने व्यक्तित्व के विकास के बारे में सोच भी नहीं सकता। मानव में मानव होने के फलस्वरूप अंतर्निहित है। मानवाधिकार वे अधिकार है जो एक मानव के होने के नाते निश्चित रूप से सबको प्राप्त होते हैं। मानवाधिकार की सर्वाधिक घोषणा कब की गई, तो 10 दिसंबर 1948 को की गई थी, जबकि इंडिया में ये 1993 के लगभग आया था। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई, तो देखिए भारत में मानवाधिकार संरक्षण एवं समृद्धि की जो अक्टूबर 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई। मैंने बोला था ना, विश्व में जो यूएनओ ने लगाया था वो 1948 में लगा दिया था, भारत में 1993 में लगा दिया गया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछले पेपरों में भी आया हुआ है। जो पिछले साल हुए थे फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के, जो जनवरी के लगभग दिसंबर जनवरी, तो वहाँ पे आया हुआ था ये क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कोई 4 कार्य लिखे, तो देखिए किसी भी मानव के साथ हनन और मानवीय अधिकारों के हनन की रोकथाम में सरकारी कर्मचारियों की अपेक्षा की सभी शिकायतों पर विचार करने का अधिकार व किन ही अन्य कर्तव्यों का निर्वहन कर सकता है जिन्हें मानवाधिकार के संरक्षण के लिए आवश्यक है। दोस्तों मैं बहुत जल्दी में करवा रहा हूँ ये, क्योंकि मुझे सोना है, अभी बहुत नींद आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1993 में आयोजित विश्व मानवाधिकार सम्मेलन की कोई 2 उपलब्धियाँ बताई। तो देखिए मानवाधिकार के लिए एक उच्च आयोग के गठन की सिफारिश करना, आतंकवाद की गतिविधियों को मानवाधिकारों की चोट समझना। अब आप समझ लेना, मानवाधिकार में मानवों का जो अधिकार है वो उसका क्या हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। आतंकवादी क्या कर रहे हैं, उनमें डर की भावना पैदा कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बहुराष्ट्रीय निगम क्या, तो बहुराष्ट्रीय निगम राष्ट्रीय सीमाओं से पार वस्तुओं के आदान प्रदान, तकनीकी के प्रसार तथा प्रशासन के ज्ञान के सशक्त माध्यम होते हैं। ये निगम मेजमान राष्ट्र की आर्थिक क्रियाओं को अत्यधिक मात्रा में प्रभावित करते हैं। ये विकासशील राष्ट्रों को धन निवेश की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। ये अपनी तकनीकी विकासशील राष्ट्रों तक पहुंचाती है। वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य, तो देखिए विश्व के प्रत्येक देश वस्तु, सेवा, पूंजी एवं बौद्धिक संपदा का अप्रतिबंधित प्रदान करना स्टार्ट कर दे तो उसे वैश्वीकरण कहा जाता है। वैश्वीकरण की प्रक्रिया भारत में कब शुरू हुई, तो 1980 के दशक में हो चुकी थी, लेकिन इसे तेजी के साथ जुलाई 1991 में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत द्वारा वैश्वीकरण के लिए किए गए 2 प्रयास, व्यापार नीति में उदारीकरण, विदेशी विनिमय नीति में उदारीकरण, ये 2 कारण थे। वैश्वीकरण के भारत पर पड़ने वाले 2 प्रतिकूल प्रभाव बताए। तो देखिए लाभ का निर्यात ज़्यादा होता है, कार्य संस्कृति पर कुठारघात होता है, जो संस्कृति है वो बची हुई उस पर भी नुकसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैश्वीकरण के भारत पर पड़ने वाले 2 अनुकूल प्रभाव बताए। तो देखिए उच्च तकनीकी का उपयोग, विदेशी मुद्रा कोष में वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में वैश्वीकरण के मार्ग की 2 बाधाएं बताई। तो देखिए आप इन सब क्वेश्चन का वापस खुद से कर लेना, क्योंकि मुझे नींद आ रही है। एक बार मैं चला देता हूँ इनको। आतंकवाद की 4 साधन आराम से कर सकती है। जम्मू कश्मीर में आतंकवाद की स्थिति कर सकते हैं। आतंकवाद का लक्ष्य क्या होता है, तो जो डराना धमकाना लोगों को। आतंकवाद के 2 कारण है, भ्रष्टाचार है, अगर लोगों का शोषण होगा तो वो क्या करेंगे, वो बस यही करेंगे, आतंकवादी पढ़ना ही करेंगे। आतंकवादी का उद्देश्य यही होता है। पर्यावरण शब्द से क्या तात्पर्य, तो देखिए पर्यावरण जो हमारे आसपास का है उसे हम पर्यावरण कहते हैं, उसके बारे में लिखना है।
पर्यावरण की कोई बड़ी एजेंडा 21 क्या है? ये रियो डी जनेरिया जो ब्राज़ील का शहर है वहाँ पे मिलेंगे इन सब के बारे में। आप एक बार रीड करते हुए चलिए इन सब को। जैव विविधता समझौता क्या है? निःशस्त्रीकरण शब्द से क्या तात्पर्य, इसकी आवश्यकता क्या है? स्वतंत्रता हेतु 2 किए गए कार्य। तो फ्रेंड्स आज के सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। पहला पार्ट पूरा देख लेना और दूसरा भी देख लेना। गुड नाइट।